1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बच्चा डिमांड कर ही चुके थे बच्चे कि इजराइल, पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज, वो डिमांड हो चुकी थी। अब उस डिमांड पर मां बाप की बस परमिशन चाहिए थी और 1917 में रूसी क्रांति हो गई, साम्यवाद विजयी हुआ, कम्युनिज्म विक्टोरियस हुआ रशिया में। रशिया की बॉर्डर है अरब वर्ल्ड से और ईरान के साथ, और अब आवश्यकता हुई कि नहीं नहीं इजराइल पैदा होना चाहिए। और फिर आर्थर बेल्फोर ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर ने घोषणा कर दी कि हां भाई, पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। हालांकि अरब उनसे नाराज ना हो, इसलिए आर्थर बेल्फोर ने यह भी कहा कि ब्रिटेन किसी भी कीमत पर वहां के जो वासी हैं अरब, उनके हितों को नुकसान नहीं होने देगा। 1920 में वेस्ट एशिया, 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस। अब सवाल यह उठा कि जब ज्यूज वहां पे है ही नहीं तो उसको पैलेस्टीन बनाओगे क्या, इजराइल बनाओगे कैसे? अब यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि जब वहां पे ज्यूज है ही नहीं तो उसको पैलेस्टीन इजराइल बनाओगे कैसे? तो 1920 में सेवरस की संधि और वेस्ट एशिया टर्की से ले लिया। अब जब वेस्ट एशिया टर्की से ले लिया तो एक मैंडेट सिस्टम करके एक व्यवस्था आई। मैंडेट सिस्टम, इस मैंडेट सिस्टम की जो व्यवस्था थी लीग ऑफ नेशंस ने शुरू की। 1920 में लीग ऑफ नेशन का भी जन्म हुआ। मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत वेस्ट एशिया को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बांट दिया गया कि साहब इन एरिया को आप सुरक्षा देंगे, अपने अंडर में रखेंगे, यहां आप एक व्यवस्था क्रिएट करेंगे और जब ये संभलने की स्थिति में होंगे तो आप इन्हें आजादी दे देंगे। मैंडेट सिस्टम। अब इस मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत हिजाज, पैलेस्टीन, ये सब ब्रिटेन के संरक्षण में, प्रोटेक्शन में आ गए। सीरिया फ्रांस के प्रोटेक्शन में आ गया। अरबियों से वादा किया था, मोहम्मद हुसैन हिजाज के थे, उनसे वादा किया था कि तुमको सारा अरब वर्ल्ड मिलाकर एक फिर से कैलिफाइड रिवाइव कराएंगे। तो इनको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देना था, तो हिजाज तो दे दिया कि भाई चलो हिजाज तुम संभाल लो। पैलेस्टीन अब ब्रिटेन के कब्जे में। इस मैंडेट सिस्टम के तहत पैलेस्टीन अब ब्रिटेन के कब्जे में, और यहीं से यहूदियों का जो टिकलिंग डाउन था, पहले क्या था, एक दो करके आ रहे थे, लेकिन यहीं से यहूदी एक बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन की तरफ बढ़ना शुरू हुए। अरबियों को बड़ी चिंता हुई कि यार इतने ज्यूज कहां से आ रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि मुसलमान और यहूदी, मुसलमान सबके साथ रह सकते हैं, यहूदियों के साथ नहीं रह सकते। एकदम उल्टा, एकदम विपरीत सिद्धांत, एकदम विपरीत। जो जीवन के सिद्धांत है वो एकदम विपरीत। इंटरेस्ट सिस्टम, पूरी दुनिया का जो मनी रोटेशन है वो आज यहूदियों के हाथ में है। मैंने कहा ना, तेल किसका? अरबियों का। उससे जो पैसा आता है उसको रोटेट कौन करता है? यहूदी। और यही उनकी ताकत है। इजराइल, आप समझ ही नहीं ना खेल को। इजराइल को इतनी स्ट्रैटेजिकली पैदा किया है भाई मेरे, अगर इजराइल नहीं पैदा होता, गौर से सुनना इस बात को और सोचना, बुद्धि लगाना, सबसे बड़ा आय का स्रोत पश्चिम के पास क्या है? जो पश्चिम के पूंजीवादी मुल्क हैं, जिनको हम खासकर नाटो कहते हैं, उनके पास सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? हथियारों की बिक्री। हथियारों की बिक्री। और हथियार खरीदेगा कौन? जिसके पास पैसा है। और पैसा किसके पास है?
जिसके पास तेल है। भारत पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, तो 100 रुपया कमाए, उसमें से तन पेट काट के 60 रुपए का हथियार ले आए। पाकिस्तान क्यों पैदा किया, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ये सब पैदा करने के पीछे एक बड़ी सोची समझी चाल है। अब भी समझ जाओगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इजराइल अगर नहीं पैदा होता, बड़े सारे फैक्टर हैं। 1990 तक इन अरब कंट्रीज को, इजिप्ट को सबसे बड़ा हथियार विक्रेता कौन? रशिया। दोनों भाई में से किसी का तो फायदा हो रहा था। सऊदी अरब एक बहुत बड़ा हथियार खरीदार, सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीदता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और लड़ेगा किससे? ईरान से। वाह मालिक, क्या सेटिंग बैठा रखी। और ये हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक, ये चारों तरफ सिर्फ यही फैलाते रहते हैं। जो आधारभूत चुनौतियां हैं मुसलमानों के सामने, उस पर चर्चा करो, उस पर तुम नहीं बोलोगे। ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बढ़ाएगा तो किसको दिक्कत होगी? सऊदी अरब को। उस पर तुम नहीं बोलोगे। इजराइल पैदा हुआ, अरबों का अस्तित्व खतरे में पैदा पड़ गया, इजराइल पर हमले शुरू हुए। हथियार कौन देगा? सऊदी अरब हथियार बनाता है, इजिप्ट हथियार बनाता है, लीबिया हथियार बनाता है, तेल इनके पास। तो जब ये तेल बेचेंगे, पैसा आएगा इनके पास, अरबियों के पास। अब अगर वो पैसा इन्होंने इंडस्ट्री में लगा दिया, साइंस एंड टेक में लगा दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिया, बगदाद रॉयल सोसाइटी बना दिया, तेहरान रॉयल सोसाइटी बना दिया, इस्लामाबाद रॉयल सोसाइटी बना दिया, तो ये तो 20 साल में महान बन जाएंगे सर। यही तो हुआ था यूरोप में जब पैसा आने लगा। रॉयल सोसाइटीज किसके लिए? साइंस एंड टेक के लिए। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन किसके लिए फंड करेगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। तो यहूदियों को लगा, पश्चिम के लोगों को लगा कि बॉस पैसा इनके पास झकझोर झूम के आएगा और ये बना लेंगे बगदाद, रॉयल सोसाइटी ऑफ बगदाद, रॉयल सोसाइटी ऑफ तेहरान, रॉयल सोसाइटी ऑफ इस्लामाबाद, रॉयल सोसाइटी ऑफ काबुल। और ये R&D को प्रमोशन देंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम सब तुरंत आगे निकल जाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेंगे, बैंक खोल लेंगे। फिर हम जाके घंटा बजाएंगे। तो इनको दिखाओ कि तुम्हारे अस्तित्व को खतरा हो गया है। फिर क्या होगा? फिर ये हथियार खरीदेंगे, तो तेल बेचेंगे, इनके पास पैसा आएगा, फिर हम इन्हें पीछे से हथियार बेच देंगे, वो सारा पैसा पश्चिम के पास वापस चला आएगा। कैलकुलेशन। अब यहूदी आने लगे, अरबियों को अब यह हुआ भाई बहुत। अब जैसे मुझसे कोई कह दे मैं 20 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, अब अगर मैं अपने घर वालों से कहता हूं कि यार सोच रहे हैं बैंगलोर सेटल हो जाए, सब यहां समाज डेवलप हो गया है ना। आप जहां रहते हैं 5 साल से ज्यादा, वहां आपका समाज डेवलप हो जाता है। आपका नाई हो जाता है, आपका डॉक्टर हो जाता है, सब्जी वाला आपका परिचित हो जाता है, सबके में विश्वास हो जाता है कि फलाने भैया हैं। इसलिए किसी भी जगह को छोड़ना नामुमकिन है। जो जहां सेटल्ड हो जाता है वो वहां से बाहर नहीं निकलना चाहता। और ज्यूज पूरी दुनिया में सेटल्ड, यूरोप में सेटल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेटल्ड। तो इनको हटाया कैसे जाए, इनको भगाया कैसे जाए? तो 1933 में आप देखोगे
हिटलर, 1933 में हिटलर ने होलोकॉस्ट शुरू किया। और जब हिटलर ने होलोकॉस्ट शुरू किया तो फिर ज्यूज का प्रभाव, अब जाएं कहां? एक ही जगह थी जहां वो बुलाए जा रहे थे, आमंत्रित किए जा रहे थे, सब पैलेस्टीन भागना शुरू कर दिया। सब देखिए कितनी सुनियोजित तरीके से गेम चल रहा है। सब पैलेस्टीन भागना शुरू कर दिया, ऑफिशियली भागना शुरू कर दिया। अब जब यहूदियों की संख्या आधी हो गई, आधे अरब आधे यहूदी, फिर तो मामला एकदम बिगड़ गया, फिर तो तनाव बैठ गया, फिर झगड़ा शुरू होने लगा। दो विरोधी पड़ोसी कितने दिन साथ में रहेंगे? तनाव बैठ गया, हिंसा बैठ गई, ब्रिटेन को मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ी, 3000 अरब मारे गए। अरबी तैयार नहीं थे कि ना हम इनको अपने साथ नहीं रखेंगे। 3000 अरब मारे गए, ब्रिटेन को मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ी। और ये सब गब्बर के इशारे पे हो रहा था, क्योंकि गब्बर को ईस्टर्न क्वेश्चन में घुसना था, गब्बर को पूर्वी प्रश्न में आना था। अगर गब्बर वहां नहीं पहुंचेगा, ठाकुर का दोनों हाथ कट चुका है, ओटोमन खत्म हो चुका है, रूस पूर्वी प्रश्न में पहले से मौजूद है, ब्रिटेन और फ्रांस कमजोर हो चुके हैं। 1926 से अमेरिका बनने लगा महाजन, पैसा बांटने लगा। 1926, अगर आपसे कोई पूछे कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों भागीदारी की, महाजन, उससे पहले वो प्रथम विश्व युद्ध में वो है, तटस्थ है। 1926 में डाउस प्लान, अमेरिका महाजन बनने लगा। डाउस प्लान के अंतर्गत किसको पैसा दिया? जर्मनी को। जितने भी देश परेशान थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सबको पैसा बांटना शुरू किया। 1926 के बाद ब्रिटेन ऑफिशियली महाजन होना शुरू हो गया, पैसा बांटने लगा। सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1945 में ट्रूमैन प्लान, ग्रीस को पैसा दिया, टर्की को पैसा दिया। और 1947 में अमेरिका ऑफिशियली पूरी दुनिया में है। किसको पैसा चाहिए? भैया दे दो पैसा। जब अमेरिका ने महाजनी शुरू की तो रूस ने भी शुरू की, मोलोटोवा प्लान। गब्बर को आना था यहां, ये सारी तैयारी गब्बर के एंट्री की हो रही है। अब क्या हुआ? 3000 अरब मारे गए, ब्रिटेन ने मिलिट्री कार्रवाई की। 1936 में जब मामला और बढ़ा तो फिर 1936 में पील कमीशन की नियुक्ति हुई। पील कमीशन, और पील कमीशन ने यह निर्णय लिया, ब्रिटेन ने पील कमीशन की नियुक्ति की, और पील कमीशन ने यह निर्णय लिया कि पैलेस्टीन को दो भाग में बांट दिया जाए, 2 पार्ट्स। एक पार्ट ज्यू पैलेस्टीन और एक पार्ट अरब पैलेस्टीन। ये तो वही वाली बात हो गई, किसी का मकान आपने किराए पे लिया, बाहर बोर्ड लगा दिया, हिंदू एकता मंच। जैसे पैलेस्टीन पे कब्जा हुआ, ऐसे हिंदुस्तान में बहुत लोगों का मकान कब्जा होता है। यही तरीका है, और गब्बर की बैकिंग होती है पीछे। सब यूपी में तो बहुत जबरदस्त धंधा चलता है, दिल्ली में बहुत जबरदस्त धंधा चलता है, ये सब बिजनेस है बेसिकली। हमारे एक कोलीग थे, है वाजीराम में, उनका मकान कब्जा, पीछे से बंदा पैसा मांगने लगा, इतना पैसा दे दो, छोड़वा दे। ये सब बिजनेस है, और इन बिजनेसों के पीछे गब्बर बैठे होते हैं। आप कहीं भी जाओगे, कहीं आपकी सुनवाई नहीं होगी, गब्बर सब कुछ मैनेज कर रहा होता है।
बोले 2 भागों में बांट देते हैं। अरब वालों ने कहा क्यों 2 भागों में बांटोगे? तुम्ही ने कहा था कि वहां के जो अरबवासी हैं उनके इंटरेस्ट में कोई प्रहार नहीं होगा। अरे बोले अरब आधे आ चुके हैं तो थोड़ा सा समझ लो। बोले ना, अरबियों ने मना कर दिया कि हम तो ना बांटेंगे। मामला खत्म हो गया। 1937 में मामला खत्म हो गया कि भैया ये एक पहल थी कि भाई मामले को शांत कर दिया जाए। एक तो मामला पैदा करो फिर शांत करो। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो बड़े सारे यहूदी बहुत जगह रेफ्यूजी बन के रह रहे थे। और तब अमेरिका ने 1945 में अमेरिका ने ऑफिशियली 1 लाख ज्यूज को पैलेस्टीन भेजा। और यह है गब्बर की एंट्री। ऑफिशियली 1 लाख ज्यूज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की हालत बहुत खराब, बहुत खराब। फाइनेंशियली बैंकरप्ट ब्रिटेन ने कहा भैया अब हम ना चला पाएंगे साम्राज्य। और गब्बर तब तक उभर चुका था। गब्बर एकदम बस हाथ हिलाना बाकी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस पर्दे के पीछे चले गए। अब उभर के 2 नई शक्तियां आई, यूएस और यूएसएसआर। अब चूंकि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नारा दिया था, एवरी कंट्री हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, अटलांटिक चार्टर। 1945 के बाद अमेरिका के पास इकोनॉमी है, एम्पायर नहीं है। और इकोनॉमी बिना एम्पायर के सर्वाइव ही नहीं कर सकती। E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। इकोनॉमी बिना एम्पायर के सर्वाइव नहीं कर सकती। तो पानी दे दो भैया। डायरेक्टली अमेरिका दुनिया पे कब्जा नहीं कर सकता। अभी अभी एशिया और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के मुल्क आजाद हुए थे और अमेरिका ही ने नारा दिया था अटलांटिक चार्टर, एवरी कंट्री हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन। उधर रूस कम्युनिज्म, इंपीरियलिज्म के हम खिलाफ हैं, तुम किसी पे कब्जा कर ही नहीं सकते। सॉरी, लेकिन नियम तो नियम है ना सर। अगर तुम इकोनॉमी के पीठ पे पहुंचोगे तो साम्राज्य तुम्हें चाहिए। तो इन लोगों ने एक दूसरा रास्ता निकाला, बैकडोर रास्ता, मार्शल प्लान, पैसा बांटो। ये सब नए नए मुल्क आजाद हुए थे, पैसा इनके पास था नहीं, इनको भी विकास करना था, डेवलप करना था। तो इन्होंने कहा पैसा बांटो, मार्शल प्लान। अमेरिका ने कहा पैसा बांटो। रूस ने कहा यार ये तो पैसा बांट के पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। तो रूस ने अमेरिका के मार्शल प्लान को क्या कहा? डॉलर इंपीरियलिज्म। रूस ने कहा कि पूरी दुनिया पर अमेरिका डॉलर की ताकत से कब्जा करना चाहता है। और फिर रूस ने एक नया प्रोग्राम चलाया, मोल्टोवा प्लान, कि जो भी देश कम्युनिज्म के नियम को मानेंगे हम उन्हें आर्थिक सहायता देंगे। मोल्टोवा प्लान। अब नेहरू जी, भारत 1947 में भारत पैदा हुआ। पाकिस्तान ने तो तुरंत अमेरिका से पैसा ले लिया कि भैया हमको दे दो भैया। पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान तो लाडला बेटा 1947 में। हाँ बोले ले ले बेटा, ले ले, ले लिया। बोले कहां लगाएं? बोले कहां लगाओगे क्या? ये भारत, वो कश्मीर तुम्हारा है, तुम्हारे क्षेत्र पे कब्जा है, हमला करो। अगर पाकिस्तान को 47 में कोई नेहरू मिला होता ना, तो आज भारत पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ जोड़ रहा होता। लेकिन पाकिस्तान का दुर्भाग्य, ना उसे नेहरू मिला, ना उसे शास्त्री मिला, मिले ही नहीं ये सब नेता उसे। ना उसे बिस्मार्क मिला, ना उसे लिंकन मिला। थे, ऐसा नहीं थे, थे। ऐसा थोड़ी कि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल नहीं है, जानकार नहीं है, समझदार नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन किसको समर्थन मिलेगा? गब्बर किसके साथ खड़ा होगा?
जब जब पाकिस्तान ने कोशिश की कि भारत से समझौता, वहां भी बड़े सारे राजनेता थे जिन्हें इस बात का एहसास होता था कि यार हम भूखे नंगे लोग, यार हम क्यों हथियार खरीदे, समझौता कर लो यार, कुछ रास्ता निकाल लो बीच का। जब जब किसी नेता ने भारत के साथ समझौते की कोशिश की, तख्ता पलट हो गया। नवाज शरीफ तो मरने से बचे। ऐसा नहीं कि उधर लोगों को समझ में नहीं आता, उधर भी आता है। और हमने तो हमेशा कोशिश की, हमेशा, कि भैया लड़ाई से कोई फायदा है नहीं। नेहरू जी ने दिमाग लाया कि यार अब क्या किया जाए। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने कहा कि यार करें क्या, क्या किया जाए। अरे नेहरू ने कहा दोनों से पैसा लेंगे, नाम नॉन अलाइंड। हमारे बहुत सारे भाई लॉ ऑफ कनेक्टिविटी नहीं जानते हैं, उनके पास वाकई में पैसा नहीं है। जबलपुर का हमारा एक स्टूडेंट है, उसने हमारा कोर्स खरीद लिया, पैसा दिया, पता चला उसके पास खाने को पैसे नहीं। कहीं उसके अगल बगल के उसके मित्रों से पता चला कि सर खाने को नहीं है। इस देश में एक तबका ऐसा है जो है लेकिन देना नहीं चाहता, वो भी तबका है लेकिन वो देना नहीं चाहते। और बिना दिए आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। और खेल आशीर्वाद का है। इसलिए हमारे देश में भिक्षु की परंपरा रही। जब कोई संत तुम्हारे दरवाजे पर आता था और तुम उसे एक रोटी देते थे तो वो भिखारी नहीं था, वो तुम्हें आशीर्वाद देकर जाता था, वो तुम्हें राय देकर जाता था, वो तुम्हारी दुनियावी समस्याओं का समाधान देकर जाता था। इस देश में संत कभी भिखारी नहीं रहे। इसलिए हमने संतों को कभी भिक्षु कहा। भिक्षु जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, जो ज्ञान दे रहा है और उस ज्ञान को तुम कीमत से तौल नहीं सकते, तो तुम जो थोड़ा बहुत देते हो, 1 करोड़ 2 करोड़, उसके लिए कोई माने नहीं रखता सर। सदगुरु के लिए पैसा माने ही नहीं रखता। जो चीज उस आदमी के पास है ना, पैसा कहीं खड़ा ही नहीं होता उस आदमी के सामने। इसलिए आप जब किसी संत महात्मा को दान करते हो तो बहुत एहसान नहीं करते हो सर। एक तो आप मोह में करते हो, या हो सकता प्रभाव में कर रहे हो, लेकिन अगर उससे आपने कुछ सीखा है, देखो सर, अब ब्रिटेन की औकात नहीं थी कहीं पर पंगा लेने की। गब्बर ने सीधे 1 लाख ज्यूस भेज दिए। यह हुआ कि भाई फिर से इजराइल फिर वही फार्मूला आया कि तो पार्ट में बात हो, ज्यू पैलेस्टीन, अरब पैलेस्टीन। इस बार यहूदियों ने मना कर दिया कि हम तो ना मानेंगे। तो बोला ना मानोगे तो 1947 में ब्रिटेन न्यूमन के हाथ में मामले को सौंप कर बाहर चला गया। भैया हम ना संभाल पाएंगे, हम जा रहे हैं। ब्रिटेन बाहर चला गया। 1948 में डेविड गुरियन ने इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी, बन गया इजराइल। और अब पूर्वी प्रश्न में एक और आदमी आ गया। कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूर्वी प्रश्न में कौन कौन था? टर्की, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस। फिर 19th सेंचुरी के सेकंड लास्ट में कौन आया? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बर्लिन कांग्रेस। और 20th सेंचुरी में कौन एंट्री मार दिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन सब के अपने इंटरेस्ट हैं। अरब बेचारे इस बात को समझ ही नहीं पाते। इस एरिया का इंपॉर्टेंस क्या है? सिल्क रूट। अब इस एरिया में एक और आदमी घुसने के फिराक में है। इस एरिया पे एक और आदमी अपना दबदबा बनाना चाहता है, चाइना। अब इस एरिया में
एक और आदमी कहता हम भी आएंगे, हम नए लंबरदार हैं दुनिया के। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बीआरआई, इस एरिया का इंपॉर्टेंस क्या है? सिल्क रूट का केंद्र, दूसरा स्विस कैनाल, तीसरा ऑयल, और चौथा कम्युनिज्म। यह है इजराइल का जन्म। जब तक इजराइल वहां पर है, इन सब के इंटरेस्ट हैं। गब्बर के ज्यादा हैं, गब्बर ज्यादा ताकतवर है। और अरब वर्ल्ड को ऐसा बांट रखा है, अरे बाप रे, क्या सेटिंग कर रखी है। बेचो तेल, खरीदो हथियार। जिनकी आपस में लड़ाई नहीं है वो क्यों हथियार खरीदेंगे? क्योंकि उन्हें इस्लाम को प्रमोट करना है। पाकिस्तान को क्यों हथियार खरीदना है? भारत कहीं पाकिस्तान को हजम ना कर जाए। कैसे? इस दुनिया में बस दो ही लोग हैं, एक जिनके पास भगवान का आशीर्वाद है, समझदारी, बस वो राज करेंगे सर, वो राज करने के लिए पैदा हुए हैं। और दूसरा है आम आदमी, जो मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ, मार खाने के लिए पैदा हुआ, पिकनिक मनाने के लिए पैदा हुआ। समझाओ जाकर बाहर लोगों को, आप जाओ कि भैया जातिवाद कुछ नहीं होता, देश बड़ी चीज है, गाली देंगे आपको। जुट के बड़े हुए थे सब मिलजुल के। अभी कोरोना का थोड़ा प्रेशर खत्म हुआ, फिर मैं देख रहा हूं मेरे मोबाइल पे फिर जातिवादी कमेंट्स और पोस्ट आने लगी। आज मेरे पास एक पोस्ट है, इसमें लिखा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर दलितों को इस देश में नागरिकता दी गई तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। कहां लिखा है भैया? मैं दिखाता हूं आपको। ऐसा पोस्ट, ये लोग, इन पे केस हो सकता है इनको, मतलब ये इन्होंने ऐसे पोस्ट डालते हैं। ये देखिए, ये तेली तंबोली गुरमुयों को संसद में जाकर हल चलाना है क्या? बाल गंगाधर तिलक। सर, बाल गंगाधर तिलक ने स्टेटमेंट दिया था कि इफ गॉड बिलीव्स इन कास्ट सिस्टम, आई डोंट हैव फेथ इन गॉड। ये देखिए, ये फिर शुरू हो गया। ये आज ही आया है। ये हमारे पास एक ग्रुप है, रियल फाइटर्स ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, और ऐसे सारे जातियों के हैं, ऐसे सारे। फिर ड्रामा शुरू हो गया। इनको कौन समझाएगा? इनको 2000 साल से मार खाने की आदत है। मुसलमानों को कुछ बोलो, कहते हैं तुम आरएसएस के आदमी हो। हिंदुओं कुछ बोलो, कहते हैं तुम्हारा तो पैसा आता है अरब से। खैर, ये तो राजकाज है सर, ये तो चलेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस पर निराश होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें दुखी होने की कोई जरूरत कुछ भी नहीं। भारत को आशा है, ये जो आने वाली जनरेशन है, इससे, ये जो नई जनरेशन भारत की आने वाली है 1990 के बाद वाली, उससे भारत को बहुत आशा है। सोचती है, दिमाग लगाती है। अगर वो मिसफायर की तब इंडिया खतरे में पड़ेगा। भारत तो कभी खतरे में पड़ ही नहीं सकता, कभी नहीं सर। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और आने वाला समय भारत का है। ये आज इजराइल के जन्म की कहानी सुनाई मैंने आपको। इसी के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि हम सब इस देश को महान बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे और इस परेशानी के संकट से इस देश को बाहर निकालेंगे।
जय हिंद।